लोकसभा के चुनाव अपने आखिरी दौर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और लड़ाई अब देश के दिल यानी कि दिल्ली की है। बात कर रहे हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। अभी मैं आपके तमाम बयान पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि प्रियंका गांधी को दिल्ली में प्रचार करने की आवश्यकता क्यों है, वो दूसरे जगहों पर क्यों नहीं ध्यान देती। नरेंद्र मोदी भी यहाँ प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रचार से आप उतने शायद प्रभावित नहीं होते हैं, प्रियंका गांधी के प्रचार को लेकर आपका ये बयान क्यों आ रहा है? नहीं, वो मीडिया ने प्रश्न किया था, उसका मैं जवाब दे रहा था। तो मीडिया ने प्रश्न ये किया था कि आज प्रियंका जी दिल्ली आ रही हैं प्रचार करने के लिए। तो मैंने कहा कि वो दिल्ली क्यों आ रही हैं? वो केवल उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ही प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में वो सपा और बसपा को कमज़ोर कर रही हैं, दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को कमज़ोर कर रही हैं। वो राजस्थान क्यों नहीं जाती प्रचार करने? एक बार भी नहीं गई। वो मध्य प्रदेश क्यों नहीं जाती प्रचार करने? छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाती प्रचार करने? वहाँ तो सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। वहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने बीजेपी के लिए पूरा साफ कर दिया रास्ता। यहाँ केवल और केवल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस चुनाव लड़ती नज़र आ रही है। अब दिल्ली में कांग्रेस की 7 सीटों पर जमानत बचानी मुश्किल हो रही है। उनको कोई हिंदू वोट नहीं दे रहा, थोड़ी मुसलमानों में कन्फ्यूजन है बस। वहाँ पे केवल ये मुस्लिम एरियाज़ में राहुल गांधी आए, उन्होंने मुस्लिम एरियाज़ में केवल सभा की। प्रियंका गांधी आज केवल और केवल मुस्लिम एरियाज़ के अंदर वो रोड शो कर रही हैं। तो वो केवल ऐसे लगता है कि मुस्लिम्स के कुछ वोट को काट के बीजेपी को जिताना चाहते हैं। तो कांग्रेस की नीयत के ऊपर शक होना है। वो यूपी और बीएसपी सपा बसपा का देख लिया आपने, यूपी में सीट दर सीट वो किस तरह से महागठबंधन को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मेरा ये बयान था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव जितवाने के लिए चुनाव लड़ रही है। लग तो ऐसा ही रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये कई बार बोल चुका हूँ कि यूपी के अंदर सपा बसपा को कमज़ोर कर रहे हैं। उधर वो वेस्ट बंगाल में जाके ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं, ममता बनर्जी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में वो चंद्रबाबू नायडू को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। केरला में वो लेफ़्ट को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। अभी उमर अब्दुल्ला जी का 2 दिन पहले ट्वीट आया था, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने बड़ी शॉकिंग एलिगेशन लगाई थी कांग्रेस पे। उन्होंने कहा कि 3 सीट ऐसी हैं जम्मू कश्मीर में जिसमें सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। कहते कांग्रेस प्रचार ही नहीं कर रही वहाँ पे। ऐसे लग रहा है जैसे तीनों सीटें उन्होंने बीजेपी के नाम कर दी हैं। तो ही सेड कि मैं शॉक्ड हूँ बी कांग्रेस का पूरा एटीट्यूड। तो क्या आपके हिसाब से कांग्रेस बी टीम बन गई? ये बी टीम ए टीम तो ये करते रहते हैं, लेकिन जो पूरा वो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस इस पूरे चुनाव के अंदर विपक्ष को कमज़ोर करके और बीजेपी को जिताना चाह रही है। अब कांग्रेस की बीजेपी के साथ क्या साठगांठ हुई है टॉप के ऊपर, मेरी समझ के बाहर है। आपके बयान से एक बात और निकल कर आती है कि आपको लगता है कांग्रेस अपने आप को अल्पसंख्यकों की मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर? 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल और केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उसको लगता था इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, जाएंगे कहाँ, आना तो हम वोट तो हमें ही देनी पड़ेगी। कुछ नहीं किया 70 साल में कांग्रेस ने। आज दिल्ली के अंदर अगर मुसलमानों के लिए कोई भला कर रहा है तो केजरीवाल कर रहा है। उनके लिए स्कूल बनवा रहा है, उनके लिए अस्पताल बनवा रहा है, उनके लिए सड़क बनवा रहा है, उनके लिए सारे काम कर रहा है। आज केजरीवाल ने जितना काम हिंदुओं के लिए दिल्ली में किया है बीजेपी ने नहीं किया। आज हिंदुओं के बच्चों के मैं अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, हिंदुओं के बच्चों का भविष्य बना रहा हूँ, हिंदुओं के लिए मैंने अस्पताल बनाए, हिंदुओं के लिए मैंने स्कूल खोले हैं, सड़कें बनवा रहा हूँ उनकी एरियाज़ के अंदर, गलियों के अंदर, अंदर जा जा के गलियों के अंदर। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया। बीजेपी ने हिंदुओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया। आज केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा काम मुसलमानों के लिए किया, केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा काम हिंदुओं के भविष्य के लिए किया। मोदी ने और कांग्रेस वालों ने इनके लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन राष्ट्रभक्ति, देश के नाम समर्पित होना, राष्ट्रवाद, ये तमाम मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के हैं जिस पर प्रखरता से अपनी बात सामने रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े फर्जी राष्ट्रवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के साथ अंदर खाने मिले हुए हैं। ये आरोप मैं पिछले 15 दिन से लगा रहा हूं। लेकिन ये कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी को भारत का दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। इमरान खान को क्या ज़रूरत है, उसका क्या इंटरेस्ट है भारत के दोबारा प्रधानमंत्री बनने में? उनका आज तक 70 साल के भारत के इतिहास में
एक भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने चुनाव के वक्त ये कहा कि भारत के इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ। इमरान खान पहला आदमी है जो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। इसी मुद्दे पर एक और सवाल, बालाकोट पर आप विश्वस्त हैं कि भारतीय वायुसेना ने? हमारी भारतीय वायुसेना बहुत तगड़ी है, मुझे गर्व है अपनी सेना पे। ये लोग 300 कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है 600 मार के आए होंगे। वहाँ आपको कोई दुविधा नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो हमारी सेना का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सेना का ये लोग अपमान कर रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू में मैं पढ़ रहा था, 2-3 रिटायर्ड जनरल हुडा एक हैं और 2-3 एक कर्नल हैं, उन्होंने सबने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स तो इसके पहले भी बहुत हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध, चाइना के बीच। मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे पहले सेना ने कभी कुछ नहीं किया, केवल वीडियो गेम हुए। उसके बाद मैंने कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के बयान पढ़े, कहते हैं ये तो हमारा अपमान है, हमने अपनी जान लगा दी इस देश के लिए, और मोदी जी कह रहे हैं हमने वीडियो गेम खेले थे। जितने रोज हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर, जो पता भी नहीं चलता, बॉर्डर के ऊपर रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। कितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स इसके पहले हुई हैं। 1971 का वॉर जो पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो वीडियो गेम था। 1965 का जो वॉर चाइना के साथ हुआ, वो वीडियो गेम था। बस मोदी जी के टाइम में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। कहना क्या चाह रहे हैं मोदी जी? इससे बड़ा भारत की सेना का अपमान किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जितना मोदी जी। कहते हैं मेरे से पहले जो कुछ भी सेना ने किया वो सारा वीडियो गेम था। सुना आपने उनका भाषण? मैंने सुना सारा भाषण। कहते हैं वो वीडियो गेम थे। इससे बड़ा सेना का अपमान हो सकता है? 70 साल के अंदर सेना ने कुछ नहीं किया, मोदी जी कह रहे हैं बस मेरे टाइम में किया। मोदी जी, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी का आपके ऊपर लगातार ये आक्षेप रहा है कि आप एक एनार्किस्ट हैं, आप किसी भी संवैधानिक संस्था में विश्वास नहीं रखते हैं और आप दिल्ली को हमेशा झूठे दिलासे देते रहते हैं, जैसे कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बातें। क्या ये वास्तविकता है? मैं जो कुछ भी हूँ, दिल्ली की जनता को प्यारा हूँ। दिल्ली की जनता केजरीवाल से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और केजरीवाल दिल्ली की जनता से मोहब्बत करता है। आज दिल्ली के 70 साल में एक ऐसी सरकार बता दो जिसने लोगों के बच्चों का भविष्य बनाया हो। आज मैं लोगों के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ। जो गरीब बच्चे हैं उनके सरकारी स्कूल ठीक कर रहा हूँ। इससे केवल बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा, देश का भविष्य बन रहा है। यही बच्चे बड़े होकर देश को संभालेंगे। कल तक यही बच्चे बड़े होकर मजदूरी करते, ये करते। सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है क्या थी? आज 94% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूल के। स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी 4 साल से, सारे लोग दुआएं दे रहे हैं। इन दुआओं का कमाल है जो आज केजरीवाल जिंदा है। नहीं तो मोदी जी ने तो मेरे ऊपर हमले कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमले की बात आपने की, अभी हमने देखा एक ऐसा दृश्य जो कि भारतीय राजनीति में कलंक के तौर पर है। जिस तरह से वो वाकया था वो अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप खास करके टारगेट हैं? जो अभी रिसेंट हमला हुआ, मैं भी यही सोच रहा था। जब से मैंने 20-25 दिन से ये कहना चालू किया है कि मोदी जी के पाकिस्तान से क्या रिश्ते हैं, मोदी जी इसको साफ करें, उसकी एवज में भारतीय जनता पार्टी ने ये हमला करवाया है, मेरी आवाज़ को चुप करने के लिए, मुझे डराने के लिए। लेकिन मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी एक एक सांस और मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा इस देश के लिए है। अगर कहीं मैं गलत होते हुए देखूंगा, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन पिछले 4-4.5 साल में, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, ये 5वां हमला है मेरे ऊपर, और पिछले 5 साल में ये 9वां हमला है मेरे ऊपर, और मोस्टली हमलों के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। आपने कहा था चुनाव जीतने के बाद 4 साल पहले कि जो जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, ज़्यादातर को आप रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे, उन तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पानी पहुंचाने का काम आपने किया जो कि प्रमाणित तौर पर दिखाई देता है, लेकिन किसी भी कॉलोनी रेगुलराइज नहीं किया। बहुत सही प्रश्न पूछा, बहुत सही प्रश्न पूछा। इसके 2 हिस्से हैं जी। पहली चीज़ तो जैसे ही हमारी सरकार बनी थी, 4 महीने के अंदर हमने सारी फाइल तैयार करके सारी कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का प्रपोज़ल केंद्र सरकार में भेज दिया। ये काम केंद्र सरकार को करने का है। हमारा इतना ही था कि हम केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेज दें। 5 साल से 4 साल से केंद्र सरकार उस पर बैठी हुई है, उन्होंने नहीं किया। फिर जब वो नहीं कर रहे थे तो 2 साल पहले हमने निर्णय लिया कि वो रेगुलराइज जब मर्जी करें, कम से कम लोगों को विकास तो होना चाहिए। लोगों के घर के सामने
सड़क है ही नहीं, मतलब वो कच्ची मिट्टी है लोगों के घर के सामने, मिट्टी पत्थर पड़े हुए हैं। तो कम से कम सड़कें बनवा देते हैं, इनकी नालियाँ बनवा देते हैं। ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं है, बारिश का पानी आता है सारा वहीं। सीवर नहीं है, लोगों ने सेप्टिक टैंक बना रखे हैं, आधा नालियों के अंदर गंद जाता है। सीवर नहीं है, पानी की सुविधा नहीं थी। तो ये 4 मूलभूत चीज़ें, सड़क, नाली, पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन, इन चारों के ऊपर मैंने एक बड़ा लमसम 3,500 करोड़, 3 या 3,500 करोड़ का बजट हमने सैंक्शन कर दिया। और ये काम हमने वॉर फुटिंग के ऊपर कराना चालू कर दिया। 4-5 महीने पहले इन लोगों का दबाव आया था कि जो हम इतना विकास कार्य करवा रहे हैं ये मत करवाएं, ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। सतिंदर जैन के ऊपर इन्होंने एक फर्जी FIR कर दी CBI ने। सतिंदर जैन UD मिनिस्टर है और CBI से इनको इंडिकेशन आने लगी सतिंदर जैन को कि आप ये कच्ची कॉलोनियों का काम बंद कर दीजिए, हम FIR ढीली कर देंगे, आपकी FIR पे कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने आके मुझे बताया। मैंने 4-5 महीने पहले दिल्ली की जनता को आगाह कर दिया था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था ये कहने का कि ये तोड़ने का पक्का प्लान बना चुके हैं। अभी 10 दिन पहले मनोज तिवारी का एक वीडियो आया है जिसमें वो भाषण दे रहे हैं कि दिल्ली की सारी कच्चे कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा और वहाँ पे मल्टी स्टोरेड इमारत बनाई जाएगी और कच्ची कॉलोनी के लोगों को वहाँ फ्लैट देंगे। फिर मैंने पता कराया कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग ये है, सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ के ये मल्टी स्टोरेड क्या, ये बड़े बड़े इनके जो साहूकार दोस्त हैं उन्हीं को देंगे जिनके साथ रफाल वफेल किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करना चाहेगी? और खास करके आपने मनोज तिवारी का जिक्र किया, तो आपका एक ट्वीट है जो मैंने पढ़ा था, उसके आधार पर आपने कहा था कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है और ख़ास करके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के विरोध में जो लोग हैं उनके बाप की तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बाहर के आए वो लोग हैं। क्या ये इस तरह की शब्दावली सही है? मैंने पिताजी बोला होगा, किसी के पिताजी की नहीं है दिल्ली। हाँ, किसी के पिताजी की नहीं है। चलिए, मैंने पिताजी तो आम की भाषा अच्छा शब्दांत शब्द, लेकिन क्या वाकई में मनोज तिवारी को वो ये बार बार खड़े होके कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है। तो केजरीवाल खुद थोड़ी बना था मुख्यमंत्री, जनता ने बनाया था। आप तो जनता का अपमान कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जनता जनता जब तक हमको नहीं मुख्यमंत्री बनाएगी तब तक हम दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं देंगे। नंबर 1, दिल्ली को पूर्ण राज्य देने वाले ये लोग होते कौन हैं? दिल्ली को पूर्ण राज्य हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया था। इस देश के अंदर आज़ादी हमारे फ्रीडम फाइटर्स लेके आए थे। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के उस संविधान में लिखा था हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है और वोट डाल के जो सरकार चुनेगा वो सरकार उन लोगों के लिए काम करेगी। इन बदमाशों ने संविधान बदलते के उसमें दिल्ली को आधा राज्य बना दिया। अब कह रहे हैं पूरा राज्य नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे पूरा राज्य? लड़के लेंगे इनसे पूरा राज्य, इनको देना पड़ेगा। कैसे नहीं देंगे? मैं जानता हूँ आपके पास वक्त कम है, लेकिन 1-2 सवाल और। राहुल गांधी के प्रति आपकी क्या फीलिंग्स हैं, खास करके तब जबकि आपने पूरी कोशिश की कि दिल्ली में कम से कम कांग्रेस और आपके बीच में सहयोग बन जाए? राहुल गांधी जी इस पर बात करते रहे, ऐसा लगा, कम से कम मीडिया में ये बात बड़े पैमाने पर आई कि कांग्रेस चाहती है कि गठजोड़ हो, राहुल गांधी चाहते हैं कि गठजोड़ हो, लेकिन शायद नहीं हो पाया। राहुल गांधी की भूमिका इसमें क्या रही होगी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर और खास करके उनकी राजनीति पर आपकी क्या? मैं किसी इंडिविजुअल में प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूँगा। मेरा मकसद इस पूरे चुनाव में ये था कि किसी भी तरह से मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी जो इस देश को भ्रमित कर रही है, झूठ बोल रहे हैं, इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हैं, झूठा राष्ट्रवाद फैला रहे हैं, उनको किसी तरह से रोका जाए। तो लंबी कहानी है दोनों की बातचीत का, लेकिन अंत में आके 18 सीटों पे गठबंधन फाइनल हो गया था जी। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली की मिला के 18 सीटें थी। 18 सीटों पे गठबंधन फाइनल हो गया था। गुलाम नबी आज़ाद और संजय सिंह के बीच में सारी बात फाइनल हो गई थी। अगले दिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी वाली थी, उसके बाद वो लोग मुकर गए। ये सच्चाई है। तो इसमें विलेन कौन है? इस पूरे ड्रामे का विलेन कौन है आपके हिसाब से? अब आप ही बताइए। जब उन्होंने उसके बाद मुकर गए तो फिर हम क्या कर सकते थे? उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए हमारे, उन्होंने बात ही नहीं की उसके बाद, फिर हम क्या? लोग कहते हैं कि राहुल गांधी दरअसल आपके साथ मंच साझा भी नहीं करना चाहते हैं। क्या इसमें कहीं सच्चाई है? ऐसा कोई भाव आपको लगा? साझा करना ही नहीं उनके साथ, हमें किस लिए करना है? देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते बनी थी। हम जिंदगी में सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कांग्रेस के साथ बैठ के गठबंधन करेंगे जी। लेकिन आज देश सामने अगर रखते तो मोदी जी और अमित शाह जी को हराने के लिए ये मजबूरी बन गई।
मेरे वॉलंटियर्स भी इसके खिलाफ थे, लेकिन मैंने वॉलंटियर्स को समझाया कि ये एक चुनाव का गठबंधन है, किसी तरह से साथ आ जाते हैं। तो उसके लिए हम तैयार हुए, हमें किस लिए उनके साथ मंच साझा करना है। कई तरह के लोग आज आपके उम्मीदवारों के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, तमाम तरह के लोग अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद है, एक तरफ देशभक्ति है, एक तरफ हिंदू गौरव है, एक तरफ आपकी राजनीति है। एक तरफ फर्जी राष्ट्रवाद है, एक तरफ धोखेबाजी राष्ट्रवाद है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ मिलावट है और दूसरी तरफ सच्ची देशभक्ति है, असली देशभक्ति है, कट्टर देशभक्ति है। और देश को आज हम जो दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं जी, मैं स्कूल बनाता हूँ, उसमें हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमान के बच्चे भी पढ़ते हैं, बनिए के बच्चे भी पढ़ते हैं, पंडित के बच्चे भी पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे भी पढ़ते हैं। इससे देश आगे बढ़ेगा, इस राजनीति से देश आगे। मैं अस्पताल बनाता हूँ, उसमें सबका इलाज होता है जी। इससे देश आगे बढ़ेगा। ये लोग हिंदू और मुसलमान में लड़ाई करवाते हैं, ये लोग जहर घोलते हैं, ये लोग मॉब लिंचिंग करवाते हैं, ये लोग चुने हुए मुख्यमंत्री पे हमले करवाते हैं। इससे देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये देश को 200 साल पीछे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी सफलताएं आपको ज़रूर मिले। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।